श्रद्धा और विश्वास के नाम पर दी गई एक एक पाई सेफ नहीं। एक ऐसी चोरी जिसमें चोर बाहर से नहीं आए थे बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे थे। बीजेपी एमएलए ने 676 स्क्वायर मीटर जमीन सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीदी और फिर उसी जमीन को 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दिया। फिर जब वो कैश बैंक की तरफ डिपॉजिट करने के लिए जाता था तब रास्ते में वो उस एक्स्ट्रा नोट्स को निकाल लेते थे। लवकुश मिश्रा, जिसकी सैलरी लगभग 15,000 मंथली थी, उसने पिछले साल अक्टूबर में बनीपुर में 1,000 स्क्वायर मीटर प्लॉट खरीदा। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने इस मैसिव कैश पर पब्लिक क्वेश्चन उठाए। दुनिया के सबसे बड़े और पवित्र मंदिर का एक ऐसा सच जो अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया। श्रद्धा और विश्वास के नाम पर दी गई एक एक पाई सेफ नहीं। एक ऐसी चोरी जिसमें चोर बाहर से नहीं आए थे बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे थे। मंदिर के गर्भ से कुछ ही दूरी पर जहां करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, वहां एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल खेल चल रहा था। आज हम सिर्फ क्लेम्स की बात नहीं करेंगे, हम फैक्ट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स और उन ट्रस्टेड रिसोर्सेज की बात करेंगे जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया। ध्यान से सुनिए, क्योंकि शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पर जैसे जैसे पर्दे हटेंगे सच आपको पूरी तरह हिला देगा। कहानी शुरू होती है 9 नवंबर 2019 से, एक ऐसी तारीख जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट, जिसे एम सिद्दीकी वर्सेस महंत सुरेश दास केस कहा जाता है, उसे अपना फाइनेंशियल हिस्टोरिक जजमेंट दिया। फैसला क्लियर था, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नया राम मंदिर बनाने और उसको मैनेज करने के लिए एक ट्रस्ट बनाना होगा। जब तक यह ट्रस्ट ऑफिशियली नोटिफाई नहीं हो जाता तब तक डिस्प्यूटेड इनर और आउटर कोर्टयार्ड का कंट्रोल एक स्टैट्यूटरी रिसीवर के पास रहेगा, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। यह डायरेक्ट कस्टडी डायरेक्टिव भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट 3 मंथ की डेडलाइन सेट की थी। 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट को एक स्कीम बनानी थी और मैनेजिंग ट्रस्ट सेटअप करना था। और ठीक डेडलाइन से पहले यानी 5 फरवरी 2020 को यूनियन कैबिनेट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने के प्रपोजल को ऑफिशियल अप्रूवल दे दिया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में इस बात की पुष्टि करते हैं। लेकिन यहाँ एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट आता है। यह ट्रस्ट किसी डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं था। इस ट्रस्ट को एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस चैरिटेबल बॉडी के रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसका अपना एक अलग ट्रस्ट डीड था। यह स्टेट कंट्रोल से कंप्लीटली बाहर था। जैसा कि आउटलुक इंडिया ने एक्सप्लेन किया है, इस ट्रस्ट में टोटल 15 मेंबर्स थे, जिनमें से 12 गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे और बाकी 3 जो थे वो पहली मीटिंग में ही चुने गए थे। अटॉर्नी जनरल के प्रासन इसके फाउंडिंग ट्रस्टी मेंबर बने। ट्रस्ट के की रोल्स भी तुरंत असाइन हो गए। फरवरी 2020 में रिटायर आईएएस ऑफिसर नृपेंद्र मिश्रा, जो 2014 से 2019 तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, उन्हें टेम्पल की कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट इस हाई प्रोफाइल अपॉइंटमेंट को डिटेल करती है। इसके साथ ही कामेश्वर चौपाल एक प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने 1989 में मंदिर की पहली फाउंडेशन ब्रिक रखी। इसे इस न्यूली फॉर्म ट्रस्ट में 100 दलित मेंबर के तौर पर शामिल किया गया, एज रिपोर्टेड बाय हिंदुस्तान टाइम्स। लेकिन सबसे पावरफुल पोजीशन मिली चंपत राय को। चंपत राय एक आरएसएस प्रचारक थे, जो मिडिल 1980s में अशोक सिंघल के अंडर विश्व हिंदू परिषद में आए थे। उन्हें 2018 में इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट बने। ट्रस्ट बनने के बाद उन्हें जनरल सेक्रेटरी और मंदिर ट्रस्ट का सबसे बड़ा फेस बना दिया गया। अब सोचिए, इतना बड़ा ट्रस्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट और ट्रांसपेरेंसी सबसे ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ने राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई एक्ट के अंडर ट्रस्ट की बेसिक ऑपरेशनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से साफ इनकार कर दिया। इसका मेन आर्ग्यूमेंट यही था, ये ट्रस्ट एक
ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए आरटीआई इन पर लागू नहीं होती। द क्विंट और इंडियन कानून के लीगल डॉक्यूमेंट्स इस आरटीआई रिफ्यूजल को क्लियरली हाईलाइट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी के दरवाजे शुरू में ही बंद हो गए थे। मार्च 2020 में मंदिर ट्रस्ट अपना पहला फाइनेंशियल स्टेप लेता है। अयोध्या में एक फर्स्ट जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ओपन किया गया। मंदिर के डोनेशन बॉक्स से पिछले 15 दिनों में जो भी कैश जमा हुआ था वो कैश इस अकाउंट में पहली ट्रांजैक्शन बनती है। लेकिन इसी दौरान सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे फ्लोज थे जिन्हें इग्नोर किया जा रहा था। 2026 में एसआईटी प्रोब से ठीक 6 साल पहले यानी 2020 के आसपास एक प्रोफेशनल ऑडिट फर्म ने एक सीरियस वार्निंग दी थी। उन्होंने फॉर्मली फ्लैग किया था कि फिजिकल डोनेशन का कोई सिस्टमैटिक डिजिटलाइज्ड रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है। उन्होंने साफ कहा था कि स्टाफ और मैनेजमेंट लेवल पर रिकॉर्ड कीपिंग गैप्स की वजह से सिस्टम हाईली रिस्की है। ऑडिट के लिए टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और भारत की सबसे बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म वी शंकर अय्यर को लगाया गया था। इसके बाद 2021 में शुरू होता है हिस्ट्री का सबसे बड़ा ग्लोबल क्राउड फंडिंग कैंपेन, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान। पूरा देश मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहा था। द प्रिंट के अनुसार इसका स्केल इतना मैसिव था लेकिन रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड थे। 23 फरवरी 2021 तक के रिपोर्ट ने रिवील किया कि फंड रेजर ने इनिशियली प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेशन से लगभग 1511 करोड़ कम कलेक्ट किए थे और जब लोगों ने सवाल पूछने लगे तो लीगल रोड ब्लॉक खड़े कर दिए गए। 16 फरवरी 2021 को कैलाश चंद्र मोंगरा नाम के एक आरटीआई एप्लीकेंट ने ट्रस्ट के टैक्स एग्जेम्पशंस की डिटेल मांगी तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी सीआईसी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को डिटेल प्रोवाइड करने से मना कर दिया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सीआईसी ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। इंफॉर्मेशन फिर से ब्लॉक कर दी गई। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ कैश हैंडलिंग में थी तो आप गलत हैं। असली कॉन्फ्लिक्ट लैंड डील से शुरू हुआ था। 30 जून 2021 को एक शॉकिंग डिस्क्लोज सामने आया। कामेश्वर चौपाल सहित कई ट्रस्ट मेंबर्स ने ओपनली एडमिट किया कि उन्हें मेजर लैंड ट्रांजैक्शंस डील के बारे में कभी भी कंसल्ट या ब्रीफ नहीं किया जाता था। उन्हें यहाँ तक कहा कि एक छोटा सा ग्रुप पूरा शो रन कर रहा है और उन्हें सिर्फ चाय पर सिग्नेचर के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद सामने आती है पहली लैंड डील। 20 फरवरी 2021 को दीप नारायण नाम के एक व्यक्ति ने खसरा नंबर 135 नाम का एक लैंड प्लॉट एक लोकल महल से 20 लाख रुपए में खरीदा। दीप नारायण कोई आम आदमी नहीं था, वो अयोध्या के बीजेपी मेंबर ऋषिकेश उपाध्याय का भतीजा था। अब सरप्राइज फैक्ट सुनिए, सिर्फ 3 महीने बाद 11 मई 2021 को दीप नारायण ने वही सेम प्रॉपर्टी राम जन्मभूमि ट्रस्ट को वापस भेज दी और इस बार प्राइस 20 लाख नहीं थे बल्कि 2.5 करोड़ रुपए थे। एक मैसिव अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। न्यूज लॉन्ड्री वेबसाइट ने इस हाईली मार्कअप रीसेल का पूरा चिट्ठा खोला हुआ है। 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 2 करोड़ में जमीन खरीदी। इस डील में ट्रस्ट मेंबर्स अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ऑफिशियल विटनेस थे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। जून 2021 में इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि पाठक कपल ने जो जमीन ट्रस्ट से जुड़ी हुई डील्स में बेची थी उसके कुछ हिस्से वक्फ बोर्ड के थे। इस टाइटल वैलिडिटी पर लीगल कंसर्न उठे जिसका जिक्र न्यूज लॉन्ड्री वेबसाइट ने किया हुआ है। और इससे भी बड़ी बात, जिस हरीश पाठक से यह जमीन डील हुई थी उस आदमी को 2018 में ही पुलिस द्वारा एक करोड़ों के फ्रॉड केस जो कि सकेत गोट फार्मिंग कंपनी से जुड़ा हुआ था उस केस में अब्सकॉन्डर यानी भगोड़ा डिक्लेयर किया जा चुका था। आप सोचिए, एक भगोड़े से ट्रस्ट की जमीन डील हो रही थी। दूसरी तरफ विरोध मंदिर के अंदर से भी उठने लगा था। अगस्त 2021 के आखिर में एक लोकल मंदिर के पुजारी ने ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल की थी। स्क्रॉल वेबसाइट के अनुसार कंप्लेंट में लिखा हुआ था कि एक बीजेपी एमएलए ने
चीफ प्रीस्ट देवेंद्र प्रसाद आचार्य से 676 स्क्वायर मीटर जमीन सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीदी और फिर उसी जमीन को 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दिया। घोटाले सिर्फ कैश और जमीन तक सीमित नहीं थे। विश्व सिंधी सेवा संगम एक प्रोमिनेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने जून 2026 में पब्लिकली ट्रस्ट से जवाब मांगा। उन्होंने 2021 में मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए 200 चांदी की ईंटें डोनेट की थी। हर ईंट का वजन लगभग 1 किलो था। टोटल 200 किलो चांदी जिसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ से भी ऊपर थी। इसका सीधा सवाल था, वो ईंटें कहाँ हैं? विश्व सिंधी सेवा संगम के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर राजू मनवानी ने क्लियर किया था कि उन्होंने 26 जनवरी 2021 को चंपत राय को यह चांदी सौंपी थी और उन्हें कोई रसीद भी नहीं मिली। ना ही उन्होंने डोनर के तौर पे किसी सेरेमनी में बुलाया गया और ना ही ये बताया गया कि वो चांदी कहाँ यूज हुई है। ट्रस्ट ऑफिशियल ने सिर्फ इतना डिफेंड किया कि रिसिप्ट तभी इश्यू होगी जब एक्सपर्ट की टेस्टिंग रिपोर्ट आ जाएगी। अब आप खुद सोचिए, जब डोनेशन का स्केल इतना बड़ा हो जाए कि हाथ से गिनना नामुमकिन हो जाए तो क्या हो सकता है। लेट फरवरी 2024 तक आते आते अयोध्या राम मंदिर कॉम्प्लेक्स में कैश का आना एक तूफान की तरह बन चुका था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए 4 ऑटोमेटिक हाई टेक करेंसी काउंटिंग मशीन मंदिर में ही इंस्टॉल करनी पड़ी। राम मंदिर ट्रस्ट ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उन्हें सिर्फ 1 महीने के अंदर 25 करोड़ डोनेशन मिले हैं, जिसमें भारी मात्रा में गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारी ज्वेलरी शामिल थे। लास्ट ईयर का डाटा और भी बड़ा था। ट्रस्ट ने 2024-25 के दौरान करीब 327 करोड़ की इनकम दर्ज की। इसमें से 153 करोड़ रुपए डायरेक्ट आए थे। डेली कैश एस्टिमेट इससे भी ज़्यादा शॉकिंग थे। नॉर्मल डेज में मंदिर के अंदर लगभग 8 लाख से 13 लाख के आसपास डेली ट्रांजैक्शंस आ रही थी। पर काउंटिंग रूम में एम्प्लॉय ने रिवील किया कि फेस्टिवल डेज के आसपास ये कैश डिपॉजिट 50 लाख से 60 लाख के आसपास पहुंच जाता है। मंदिर में लगभग 35 से 40 दान पेटियां थी। इन दान पेटियों को मंदिर में नहीं खोला जाता था। इसे मंदिर से लगभग 200 मीटर दूर एक बिल्डिंग जिसे पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर PFC कहते हैं, उसके बेसमेंट में काउंटिंग रूम में ले जाके वहां पे खोला जाता था। इंडिया टुडे के अनुसार इस पूरे प्रोसेस के लिए 40 से 50 एम्प्लॉइज, टेलर, बैंक ऑफिशियल, ऑडिटर्स और सिक्योरिटी स्टाफ की जरूरत पड़ती थी, जो डबल शिफ्ट में काम करते थे। सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक और दोपहर के 2 बजे से लेके रात के 8 बजे तक हर शिफ्ट में लगभग 20 लोग काउंटिंग करते थे। इसकी सिक्योरिटी के लिए एक प्रॉपर SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया। ट्रस्ट मेंबर अनिल मिश्रा और SBI रिप्रेजेंटेटिव गोविंद मिश्रा ने फॉर्मली इस SOP को अप्रूवल किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया बताता है कि डोनेशन बॉक्स तभी अनलॉक हो सकते थे जब कम से कम 4 ऑथराइज सिग्नेचरीज यानी कि लगभग 4 वैलिड पर्सन वहाँ पे मौजूद हो। इसमें ट्रस्ट और SBI दोनों के लोग होने चाहिए थे और कैश को लॉक आयरन बॉक्सेस में CCTV के अंडर बैंक में ले जाना था। 2025 में इस SOP को स्ट्रिक्टली फाइनलाइज किया गया था और मॉनिटरिंग में ड्यूल लेयर भी लगी हुई थी, यानी कि आउटसोर्स सिक्योरिटी एजेंसी के 24 एम्प्लॉय जो नोट के बंडल बनाते थे उन्हें डायरेक्टली ऑन ड्यूटी 12 ट्रस्ट एम्प्लॉयज सर्विलेंस करते थे। ट्रस्ट और SBI के अनुसार एक एग्रीमेंट ये भी था कि काउंटिंग वाले लोग पॉकेटलेस क्लोथ्स पहनेंगे। इस प्रोटोकॉल को ग्राउंड पर कभी लागू नहीं किया गया और यहीं से चोरी का सबसे बड़ा रास्ता खुला। सिस्टम एकदम फूल प्रूफ था। सबसे बड़ी चूक हायरिंग में हुई। सिक्योरिटी फर्म सैनिक सिक्योरिटी सर्विस ने बेसिक बैकग्राउंड चेक को पूरी तरह बाईपास कर दिया। उन्होंने अयोध्या के अनवेटेड लोकल रेजिडेंट को काम पे रख लिया और वो भी किसके कहने पर? उन इंडिविजुअल के डायरेक्ट रिकमेंडेशंस पर जो ट्रस्ट के बहुत ज़्यादा करीब थे। गड़बड़ी पहले से ही बैंक वालों को पता लगने लगी। मार्च 2026 में फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से ठीक 3 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने काउंटिंग रूम के अंदर अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज नोटिस करी। बैंक ने इमीडिएटली एक फॉर्मल लेटर ट्रस्ट को लिखा जिसमें उन्होंने साफ रिकमेंड किया कि कुछ काउंटिंग स्टाफ को तुरंत हटाया जाए
आउटसोर्सिंग कंपनी ने स्टाफ हटाने का प्रोसेस स्टार्ट करा ही था, लेकिन वार्निंग का कुछ नहीं हुआ। हाईली प्लेस्ड रिसोर्सेज ने एनडीटीवी को बताया कि बैंक के रिटर्न वार्निंग को सीनियर्स द्वारा डेलिबरेटली इग्नोर किया गया। बैंक अपनी मर्जी से स्टाफ नहीं हटा पाई क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे टॉप लीडरशिप इन कर्मचारियों की ढाल बनकर खड़े हो गए थे। आखिरकार मई 2026 के आखिरी हफ्ते में टेम्पल ट्रेजरी ऑफिशियल ने एक पैटर्न पकड़ा। डोनेशन बॉक्सेस में आने वाले डेली कलेक्शन में से 500 के बंडल लगातार अनएक्सप्लेन्ड कैश शॉर्टफॉल कर रहे थे। इस प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए ट्रस्ट ऑफिशियल ने एक बहुत बड़ा सीक्रेट कदम उठाया। मई 2026 में उन्होंने डोनेशन काउंटिंग और सॉर्टिंग रूम के अंदर हिडन कैमरास लगवा दिए। रेगुलर सीसीटीवी तो थे ही और साथ में हिडन कैमरेज भी लगा दिए गए। हिडन कैमरेज ने जो एक्सपोज किया वो शॉकिंग था। फुटेज में साफ दिख रहा था काउंटिंग स्टाफ डेलिबरेट ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर रहे थे। वो अपने बॉडीज और बैग्स का यूज करके मेन सीसीटीवी कैमरे के व्यू को ब्लॉक करते थे, जबकि उनके साथ वाले नोटों के बंडल और ज्वेलरी अपने कपड़ों में भर लेते। उन्होंने बिना जेब वाले कपड़ों के रूल को कभी माना ही नहीं। इन चोरों ने सिस्टम में एक ऐसा लूप होल ढूंढ लिया था जिसकी भनक सिस्टम को कभी भी नहीं लग सकती थी। इस गैंग का सबसे बड़ा लीडर था अनुकल्प मिश्रा, जो डोनेशन वाउचर्स प्रिपेयर करता था। अनुकल्प और उसकी टीम काउंटिंग के टाइम बंडल्स में एक्स्ट्रा नोट डाल देते थे ताकि पेपर पर काउंट पूरा दिखे। फिर जब वो कैश बैंक की तरफ डिपॉजिट करने के लिए जाता था, तब रास्ते में वो उस एक्स्ट्रा नोट्स को निकाल लेते थे। ऐसा करने से बैंक की रिसिप्ट्स और उनके बनाए हुए पेपर आपस में मैच हो जाते थे। किसी को भी डाउट नहीं हो रहा था, अनुकल्प मिश्रा अकेला नहीं था। यह एक पूरा परिवार और जान पहचान का पूरा एक नेटवर्क था। अनुकल्प ट्रस्ट के पदाधिकारी अनिल मिश्रा का रिश्तेदार था। उनका साला लवकुश मिश्रा भी काउंटिंग में था। सुभाष श्रीवास्तव जो काउंटिंग का प्रभारी था, उसकी सिलेक्शन ट्रस्ट के 3 टॉप लोगों में से एक की सिफारिश पर हुई थी। टीनू यादव जो चंपत राय का खास ड्राइवर था, उसके पास ही दान पात्रों और काउंटिंग रूम की चाबी रहती थी। टीनू यादव ने अपने रिलेटिव मनीष कुमार यादव को भी काम पर ही रखवाया था। करुणेश पांडे और अविनाश शुक्ला और रामाशंकर मिश्रा जैसे लोग भी इस काउंटिंग माफिया का ही हिस्सा थे। पैसा रोज गायब हो रहा था। 4 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को फाइनली इंटरनल इंटेलिजेंस से खबर मिल ही गई। उनके पास उन सब एम्प्लॉयज के एग्जैक्ट नेम थे जो इस डोनेशन चोरी स्कीम के अंदर शामिल थे। अब लॉजिक कहता है कि पुलिस को बुलाना चाहिए, एफआईआर भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन 5 जून 2026 को यूनिफॉर्म पहने पुलिस ऑफिसर और ट्रस्ट ऑफिशियल ने मिलकर डायरेक्ट कैश काउंटर एम्प्लॉय अविनाश शुक्ला के घर पर रेड कर दी। अविनाश शुक्ला के घर से 58 लाख रुपए का कैश रिकवर हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज, ट्रस्ट ने ये कैश चुपचाप अपने कब्जे में लिया और कोई भी एफआईआर नहीं हुई। जब इतना बड़ा कैश मूवमेंट बिना एफआईआर के हो तो आवाजें तो उठनी ही थी। जून मिड तक आते आते समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने इस मैसिव कैश पर पब्लिक क्वेश्चन उठाए। उन्होंने ट्वीट किया, उन्हें ट्रस्ट और यूपी गवर्नमेंट की चुप्पी को पॉइंट आउट किया और उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड भी की। प्रेशर अब इतना बढ़ चुका था। अब देखिए एक और ट्विस्ट, चोरी की बात अचानक सामने नहीं आई थी। सिस्टम के अंदर के लोग बहुत पहले से ही चिल्ला रहे थे कि ट्रस्ट में इश्यूज है। ट्रस्ट के फॉर्मल अकाउंट इंचार्ज महिपाल सिंह ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया। उन्होंने बताया कि चंपत राय और एक ट्रस्ट मेंबर गोपाल को डोनेशन चोरी का फोटोग्राफिक एविडेंस भी दिखाया था और ठीक एक दिन बाद उसे उस पोस्ट से निकाल दिया गया। जर्नलिस्ट अभिषेक उपाध्याय को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में महिपाल सिंह, जो खुद आरएसएस बैकग्राउंड से थे और जनवरी 2021 से मई 2022 तक इंचार्ज भी रहे थे, उन्होंने बताया कि उनकी ड्यूटी पुलिस चौकी के काउंटिंग सेंटर पर थी। वहां रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप नाम के 2 अधिकारी बैंक के आया करते थे। 14 लड़के जो नोटों की छटनी करते थे उसके लिए आया करते थे। हम उस कार्य के प्रभारी थे, तो प्रतिदिन वो कुछ नोट ज्यादा पैक करके ले जाते थे। तो वो 10 गड्डी के स्थान पर जब पैक करते थे तो 11, 12, 13 जो भी उनको सुविधा लगती थी उसके हिसाब से उसको पैक करके और उसको फेंक दिया करते थे।
और वाउचर जो बनता था वो 10 गड्डी के हिसाब से बनता था। मई 2021 में उन्होंने एक बॉक्स खुलवाया तो उन्हें पता लगा कि तो उस समय 5 लाख रुपए वो ज्यादा ले जा रहे थे, जिसको हमने रुकवाया। फिर इस घटना की जानकारी हमने गोपाल जी भाई साहब को और चंपत राय जी भाई साहब को दे दी थी। जब उन्होंने गोपाल राव और चंपत राय को इस बारे में बताया तो उसका असर ये हुआ कि अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी है उन्होंने उसको वहां से हटा दिया और उसकी जगह पे किसी और को लगा दिया। महिपाल ने यह भी कहा कि उन्होंने ट्रस्टी दिनेंद्र दास को भी इन्फॉर्म किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी सजा प्रभु राम जल्द देंगे। तीनों यादव पर चंपत राय को अंधा भरोसा था और 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी गई थी। जब पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर लिमिट से बाहर हो गया तब जाकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ा। 13 जून 2026 को स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्मली एक 3 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी टीम बनाई। इसका एक ही टास्क था, डोनेशन चोरी को डीपली प्रोब करना। और इस दौरान इंटरनल फ्रॉड सामने आया जिसमें दीनानाथ वर्मा जो एक अर्लियर स्टेज कंस्ट्रक्शन सपोर्ट इंजीनियर थे, उन्होंने पब्लिक में आकर डिस्क्लोज किया कि उनकी लाइफ खतरे में है। उनको ड्यूटी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि एल्यूमिनियम वर्क बिल्स को फ्लैग किया गया था जिसमें डॉक्टर अनिल मिश्रा को 40% का कमीशन जा रहा था। एसआईटी टीम एक्शन में आती है और 15 जून 2026 को दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक एसआईटी टीम टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंसेंटिव फिजिकल स्वीप चलाया जाता है। उन्होंने एक लगातार 6 घंटे का इंटेरोगेशन सेशन किया जिसमें 42 मंदिर के एम्प्लॉय और कंस्ट्रक्शन इंचार्ज गोपाल राव से पूछताछ हुई। इस रेड का नतीजा क्या हुआ? 16 जून 2026 को लोकल पुलिस और एसआईटी ने मिलकर अलग अलग ठिकानों से अप्रोक्सीमेट 1.5 करोड़ रुपया कैश और मल्टीपल गोल्ड पैकेट्स रिकवर किए। लवकुश मिश्रा जिसकी सैलरी लगभग 15,000 मंथली थी, उसने पिछले साल अक्टूबर में बनीपुर में 1000 स्क्वायर मीटर प्लॉट खरीदा। पेपर पर 8.8 लाख दिखाया गया मार्केट वैल्यू का वो जमीन 25 लाख की थी। पुलिस ने उसके ठिकानों से लगभग 14 लाख रुपए भी रिकवर किए। जून 20 तक आते आते एसआईटी ने प्रोब एक्सपोज कर दिए। उन्होंने टोटली 150 सस्पेक्ट्स का एक मैसिव नेटवर्क आइडेंटिफाई कर लिया जिनके डायरेक्ट टाइज टेम्पल, बैंक और सिक्योरिटी फर्म से थे। घबराहट इतनी थी एसआईटी के आने से ठीक पहले यानी कि 5 जून और 13 जून के बीच इन्वेस्टिगेशन को डोनेशन काउंटिंग रूम के एकदम सटे हुए वॉशरूम के अंदर लवारिस 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। चोरों ने पकड़े जाने के डर से कैश वॉशरूम में ही छोड़ दिया। चोरी सिर्फ इंडियन रुपीस की नहीं थी। ऑफिशियली अरेस्ट और रिकवरी रिपोर्ट्स जो जून 2026 में सामने आई उससे पता चला कि एक्यूज्ड ने यूएस डॉलर्स और फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी जैसे बैंगल्स, इयररिंग्स, नोज रिंग्स, एंकल्स और ऑफिशियली टेम्पल रजिस्टर के रिकॉर्ड में होने से पहले ही उनको उड़ा ले जाते थे। इस पूरे रैकेट का मेन पॉइंट ऑफ फेलियर तब सामने आया जब जून 2026 में राम शंकर यादव यानी कि टीनू अरेस्ट हुआ। टीनू कोई ऑर्डिनरी वर्कर नहीं था, वो एक सेवादार था, वीआईपी विजिट को फैसिलिटेट करता था और सबसे बड़ी बात वो जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का पर्सनल ड्राइवर भी था। काउंटिंग रूम की कीज उसके पास ही रहती थी और यही आदमी डोनेशन स्टीलिंग नेटवर्क के सेंटर से निकला। टोटल 8 लोगों पे एफआईआर भी हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन जो 2025 में न्यू ट्रस्टी बने, उन्होंने पुलिस को लिखित कंप्लेंट दी, तब जाकर यह एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन सिस्टम को हमेशा की तरह धोखा देने की पूरी कोशिश की गई थी। लेट जून 2026 की रिपोर्ट कहती है कि एसआईटी की फोरेंसिक टीम ने ऑब्जर्व किया कि एक्यूज लोगों ने पकड़े जाने से पहले अपना मैसिव डिजिटल ट्रैक को मिटाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स को फॉर्मेट कर दिया था, व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए थे और सारे क्रूशियल डिजिटल एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि कोई भी डोनेशन चोरी के पैसों को ट्रेस न कर सके। आप राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने इस मामले में राम मंदिर डोनेशन चोरी और लैंड डील से हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स को एसआईटी को भी सौंप दिया है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने आरोप लगाया कि एसआईटी सिर्फ लोगों को बचाने के लिए बनी है। चोरी 5 साल से चल रही थी और सब खामोश थे। सीनियर जर्नलिस्ट
शरद प्रधान और अभिषेक उपाध्याय मानते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है कि हायर लीडर को ये सब नहीं पता था। वीएचपी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा कि बड़े से बड़े व्यक्ति के खिलाफ जांच होनी चाहिए और हमारी तरफ से कोई भी दबाव नहीं है। सच सबके सामने आ चुका है। श्रद्धा के नाम पे आए डोनेशन पर कितना बड़ा खेल खेला गया, यह उन हिडन कैमरास और फोरेंसिक ऑडिट से क्लियरली प्रूफ हो गया है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितने चेहरे बेनकाब होंगे। पैसा पकड़ा जरूर गया है, लेकिन आस्था के नाम पे जो लोगों को धोखा मिला है उसका क्या कोई ऑडिट हो पाएगा?